हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन साउथ इंडियन मिस्ट्री थ्रिलर क्राइम मूवी को। इसका नाम है आर्यन। इस मूवी की कहानी 6 दिन की है और इस मूवी में बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक आदमी जंगल को आग लगाकर किसी को खींचते हुए ले जा रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल में। उस चैनल की स्टार एंकर नैना मिस्टर अशोक का इंटरव्यू करने वाली होती है, मगर कुछ कारणों के चलते हुए मिनिस्टर आने से मना कर देते हैं। इससे नैना बहुत नाराज हो जाती है। तभी उसका बॉस कहता है, प्रसाद, जो कि नैना का बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, वो कहता है मैं तुम्हारे इंटरव्यू के लिए किसी और सेलिब्रिटी को अरेंज कर चुका हूँ। वो जैसे ही उसका नाम सुपरस्टार कैलाश बताता है, वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है इस पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं। तभी प्रसाद बताता है, हाँ मुझे भी पता है, वो अपना इमेज क्लियर करने के लिए आ रहा है। यही मौका है तुम्हारे पास, तुम उसे अपने सवालों से एक्सपोज कर सकती हो। दूसरे दिन एक आदमी जिसका नाम अनगर है, वो अपने घर में पूजा पाठ करता है और खाना खाकर घर से निकलता है, और वो घर की चाबी अजीब तरह से फेंक कर वहाँ से चला जाता है। रात होती है, नैना का शो शुरू होता है जिसका नाम पोरुलाती कारम होता है। शायद इस शो को लोग बहुत पसंद करते हैं। नैना कैलाश से कहती है, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, मगर यहाँ एक्टिंग नहीं चलेगी, तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। पब्लिक तुम्हें देख रही है। वो पूछती है, तुम पर जो केस चल रहा है उसके बारे में तुम क्या कहोगे। कैलाश कहता है, ये सब झूठ है, लोग मुझ पर जलते हैं और वो मेरे पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं और मीडिया वाले इनका सपोर्ट कर रहे हैं। मगर फिर भी मेरे फैन मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं। आपको पता है वो मुझे क्यों पसंद करते हैं? भीड़ के बीच से एक आदमी रहता है, क्योंकि वो लोग पागल है। के बीच में कैमरा घुमाया जाता है और वो नर होता है जो ये कह रहा था। कहता है जो भी तुम्हें हीरो मांगता है वो पागल है। जिसे सुनकर वहाँ बैठी हुई पब्लिक हंसने लग जाती है। तभी वो गुस्से से नैना की तरफ देखने लगता है। नैना कहती है, तुम्हारे फैन है, भी इनका जवाब दे रहा होगा। कैलाश कहता है, भाई ऐसा नहीं, सभी पागल कैसे हो सकते हैं? अगर ऐसा होता तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड कैसे मिलता। फिर कहता है, पैसों फेंकोगे तो गधे को भी अवार्ड मिलेगा। सारे लोग हंसने लग जाते हैं। अलगर कहता है, असली अवार्ड तो असली एक्टर्स को मिलते हैं, और कहते हुए स्टेज की तरफ बढ़ने लगता है। उसे वही रुकने के लिए कहती है। फिर कैलाश गुस्सा होकर उठता है, तुमने मुझे क्या मेरी बेइज्जती कराने के लिए अपने शो पे बुलाया है? और वो जाने लगता है। भी अलगर कहता है, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम वापस बैठ जाओ, पर वो उसकी नहीं सुनता, जाने लगता है। तभी अलगर उसके पैर में गोली मार देता है। भी लोग घबरा जाते हैं और भगदड़ मच जाती है। नैना कहती है, उसके पैर से बहुत खून बह रहा है, उसे डॉक्टर की जरूरत है। अलगर कहता है, दूसरे हाथ से रोकने को, हीरो है ना, ये एक्टिंग कर रहा है। तभी वो उसे एक कपड़ा देता है पैर में बांधने के लिए और कहता है, आज यहाँ सिर्फ एक आदमी मरेगा, वो तुम नहीं हो, लेकिन 1 घंटे में एक आदमी जरूर मरेगा। चाहे तो पुलिस, मिलिट्री, कोई भी उसे बचाने की कोशिश कर सकता है। कमिश्नर डीसीपी कबीर को कॉल करता है और सिचुएशन को हैंडल करने कहता है। वो वहाँ पहुँच जाता है और सिक्योरिटी से पूछता है, दर गन कैसे लेके गया, क्या तुमने उसे ठीक से चेक नहीं किया? फिर वो बताता है, सर हमने ठीक से चेक किया, उसके हाथ में सिर्फ छाता था। तभी वो सोचता है, अभी छाता क्यों, बारिश तो नहीं है। मुझे भी लगा था शायद उसने छाते के अंदर गन छुपा कर ले गया हो। फिर तभी वहाँ बारिश होने लग जाती है, यानी किसी भी हालत में उसे अपना प्लान एग्जीक्यूट करना था। खैर, तभी कुछ लोग बैग पैक करके गांव छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अभी नैना कहती है, सर सभी लोग बैठ चुके हैं, आप भी बैठ जाइए। पूछती है, सर कौन मरने वाला है बताइए। वो कहता है, बताऊंगा, सभी सही समय आने पर बताऊंगा। और वो कुछ किताबों के नाम लेता है और उससे पूछता है, क्या तुम इन किताबों के बारे में जानते हो? क्या तुमने इनमें से कोई भी किताब पढ़ी है? वो कहती है, नहीं। तभी वो बताता है वो एक राइटर है और उसने उन किताबों को लिखा है। अदर पब्लिशर इससे रिपीट स्टोरी कॉपी पेस्ट है और इनमें कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, कहते हुए पब्लिश करने से मना कर दिया। मैंने पूछती है, क्या आप पब्लिशर पे नाराज़ हो? आपकी डिमांड क्या है? तभी वो बताता है, पूरे 10 साल रिसर्च करके मेहनत करके वो बुक लिखा था, मगर उसने सिर्फ 10 मिनट में उसे रिजेक्ट कर दिया। मैं चाहता था लोग मेरी बुक को पढ़े, मेरी तारीफ करें, मगर वो नहीं हो पाया। नैना कहती है, तो ये आपका पब्लिसिटी पाने का स्टंट है? वो कहता है, इस एक्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं। मैं एक परफेक्ट क्राइम स्टोरी बना रहा हूँ, एक सीरियल किलर की, का आप सब लोग भी पार्ट रहोगे। आज से 5 दिन तक हर दिन एक आदमी मरेगा और उसके मरने से ठीक 1 घंटे पहले उसका नाम बता दिया जाएगा, फिर भी उसको कोई नहीं बचा पाएगा। नैना से कहता है, उसे और उलझा कर रखो, हम उसके बारे में पता कर रहे हैं। नैना कहती है, इन्हें इस तरह के स्टोरीज बहुत पड़े हैं, अमृतसर ने सही कहा था,
आपकी स्टोरीज ओरिजिनल नहीं है। इससे अच्छा मैं कहती हूँ आप पुलिस को सरेंडर कर दीजिए। सिर्फ आपको 4 साल की सज़ा मिलेगी और आपको आप ही पूरा वक्त मिलेगा आपकी स्टोरीज लिखने के लिए। अलगोर थोड़ा खामोश हो जाता है। तभी हरी रहने से कहता है, अगर नाम का कोई भी ऑडियंस में से नहीं है, मगर नारायण है। उससे पूछो उसका नाम नारायण है क्या। नारायण अलगर सुन के एंकर भी थोड़ा शॉक हो जाती है और वो उससे पूछती क्या तुम्हारा नाम नारायण है। वो कहता है तुम लोगों ने मुझे नारायण रहने नहीं दिया, अब मैं सिर्फ अलगर हूँ और कुछ देर बाद वो भी नहीं रहूँगा। तभी वो कहती है अगर तुम मर गए तो वो मर्डर सभी कैसे होंगे। वो कहता है "से सुनो, मेरे मर्डर की तुम प्राइम सस्पेक्ट रहोगे और तुमसे क्वेश्चन किया जाएगा। तुम मेरी इस कहानी की मेन हीरोइन हो और विलन तो मैं ही रहूँगा। और मेरे मरने के बाद हीरो भी आ जाएगा और वो इस इन मर्डरों को रोकने की बहुत कोशिश करेगा, मगर किसी को नहीं बचा पाएगा। तो आज का पहला मर्डर मेरा होगा। तभी वो अपने को शूट करने वाला होता है, तभी पुलिस भी वहाँ पे पहुँच जाती है और वो अपने आप को शूट कर लेता है। अगले दिन डीसीपी कहता है, तो डीसीपी कबीर मिनिस्टर अशोक की टीम को लीड करने गया है और वो मिनिस्टर का खास आदमी है। तो अगर अलगर का केस हैंडल करने के लिए हमें कोई एक्सपीरियंस वाला इंस्पेक्टर चाहिए होगा। तभी हमें इस फिल्म का मेन एक्टर को दिखाया जाता है, सीपी नंबी। बहुत सारे सीरियल किलर्स को पकड़ा है। नंबी और उसकी बीवी के बीच तलाक होने वाला होता है और उसके चलते उसको कोर्ट पहुंचना होता है। अगर वो अपने काम के चलते हुए देर से कोर्ट पहुंच जाता है, जज उनको अगला डेट देकर भेज देती है। नंबी उससे अलग होना नहीं चाहता, मगर वो अपने काम के चलते उससे टाइम नहीं दे पा रहा होता है और काम के प्रेशर से हमेशा उसे नाराज रहता है। इसके चलते उसकी बीवी उससे तलाक लेने का सोचती है। नंबी 6 साल पहले एक इन्वेस्टिगेशन के चलते उससे मुलाकात और उससे प्यार होकर दोनों शादी कर रहे थे। दोनों के बीच प्यार हो गया था और दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी। तभी कमिश्नर का कॉल आता है। अलगर केस लंबी को सौंप दिया जाता है। लंबी सीधा अलगर के घर पहुंच जाता है और अपनी नई टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। उसको वहाँ पे पता चलता है हल्दर की बीवी क्रिश्चियंस थी जो कि मर चुकी है और उसका एक बेटा है। पूछताछ के दौरान पता चलता है उसका बेटा हमेशा लोगों से लड़ता झगड़ता मारपीट करता है, जिसके चलते वो अपने बाप के साथ नहीं रहता। यानी अलगर अकेला रहता था अपने घर में। फिर वो नैना से मिलता है और केस से जुड़े अपडेट्स लेता है। तभी उससे पूछता है उसे सुसाइड करने के लिए तुम्हारे शो में क्यों आना था। कहते हैं शायद ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाने के लिए। लंबी कमिश्नर से कहता है उसे अगर अटेंशन पाना होता तो कुछ और करता। उसने उसने पूरा न्यूज़ स्टेडियम को हैक कर लिया था, साथ में 200 हॉस्टेजेस को भी, और 1 घंटे का पूरा शो को। जरूर उसे कोई ना कोई अंदर से मदद किया होगा। तभी एक आदमी को पकड़ कर लाते हैं और वो कहता है उसे अलगर ने बताया था वो लाइना का फ़ैन है, वो बस उसका वीडियो बनाना चाहता है, इसलिए इस बॉक्स के अंदर मोबाइल है, मोबाइल तो वो अंदर ला करके दो। शो के चलते अंदर मोबाइल अलाउ नहीं थे, तो वो उसे 200 रुपये देता है और इसे लेकर वो बॉक्स को अंदर ला कर देता है। वो कहता है उसको बिल्कुल भी पता नहीं था उसके अंदर गन है बोल के। लंबी फिर से अलगर के घर जाता है और इस बार उसे आधी जली हुई एक डायरी मिलती है जो कि पूरी तरह से खाली होती है। रात होती है। ट्रैफिक सिग्नल के एलईडी में एक वीडियो प्ले होने लगता है। वीडियो में अलगर होता है, वो कहता है क्या तुम लोग मुझे भूल गए हो। एक लाइव शो में एक आदमी आया, कुछ बड़बड़ाया और अपने आप को ख़त्म कर लिया। क्या सोच रहे हो क्या। तो जैसा मैंने कहा था हर रोज़ एक आदमी मरेगा और उसका नाम 1 घंटा पहले मैं बताऊंगा। और जो आदमी आज मरने वाला है उसका नाम है अशोक। वो 1 घंटे में मर जाएगा, अगर उसको कोई बचा सकता है तो बचा लो। जितने भी अशोक नाम वाले लोग होते हैं पूरे टेंशन में आ जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मिनिस्टर का नाम भी अशोक होता है और सबको लगता है मिनिस्टर ही उसका अगला टारगेट है, इसीलिए उसकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है। वो एक सुनसान जगह में टेलीफोन बूथ में जाता है और अपनी पोती को कॉल करता है। जैसे ही वो फ़ोन उठाती है फ़ोन बूथ ब्लास्ट हो जाता है। उस टेलीफोन बूथ को उड़ाने के लिए आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। उसे इस तरह से सेट किया गया था उस ब्लास्ट से सिर्फ टारगेट ही मरे। लंबी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अशोक के घर जाता है और उसे वहाँ पे कुछ फोटोज मिलते हैं। उनमें से एक फोटो उसके पोती का होता है। 13 साल अशोक को उसके बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया था और अशोक अकेला रहता था। लंबी को पता चलता है उसने उस गन को ब्लैक मार्केट से खरीदा था और अलगर ने इंजीनियरिंग की थी, जिसके चलते उसको हैकिंग के बारे में भी नॉलेज था। उसने वीडियो को शूट करके प्री अपलोड कर दिया है, यानी वो सब अकेले कर रहा है। लंबी नैना को कॉल करता करता है और उससे पूछता है उस रात और क्या क्या हुआ था और क्या बातचीत हुई थी। तभी वो उन बुक्स का जिक्र करती है। सभी बुक्स का नाम बताती है, मगर एक बुक का नाम बताती है जो कि पब्लिश नहीं हुई थी और उस बुक का नाम होता है आर्यन।
भी अशोक के बेटे से मिलता है, मगर अशोक को बेटे को अलगर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तभी अलगर के बेटे को भी पकड़ लिया जाता है और उसे पूछताछ होती है। वो बताता है उसके फादर रात भर कुछ काम करते थे, जिसके चलते उनके कपड़े पूरी तरह से कीचड़ में मिट्टी में भरे हुए होते थे। भी पब्लिशर से मिलता है और पूछता है अलगर की सभी बुक्स का रॉयल्टी किसे जाती है। वो बताता है एक एडवोकेट को, मगर वो एडवोकेट को नहीं जानता। अलगर ने कहा था वक्त आने पर तुम्हें उस एडवोकेट के बारे में पता चलेगा। अलगर की स्टोरी के हिसाब से पहले उसका मर्डर हो पहला खुद का था, और वो अकेला रहता था, ओल्ड मैन। उसका बेटा साथ में नहीं रहता था और उसकी वाइफ मर चुकी थी। और अशोक भी अकेला रहता था, वो भी ओल्ड मैन अलोन की जैसे रहता था। तभी वो अंदाजा लगाता है और अपने सीनियर से कहता है शायद उसका टारगेट अकेले रहने वाले बुजुर्ग लोग हैं। उन्हें टारगेट करना बहुत आसान होता है। भी उसका अंदाजा गलत निकलता है। इस बार अलगर टीवी शो को हैक करता है और कहता है वो जेंडर इक्वलिटी में विश्वास रखता है। का आज का टारगेट एक औरत है और उसका नाम है रजिया। जैसे कि नंबी का अंदाजा गलत हो चुका था, उसके सीनियर्स उस पर गुस्सा होते हैं और उस रजिया नाम की औरत को ढूंढने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ रजिया नाम की औरत स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए रेडी हो रही होती है। वो मेकअप वगैरह करके स्टेज पे परफॉर्म कर रही होती है, तभी इसके नाक से खून आता है और वो गिर के वहीं पे मर जाती है, यानी कि वो लोग उसकी मौत को नहीं रोक पाते हैं। अगली सुबह नंबी को पता चलता है उसकी रजिया की मौत साइनाइड नाम के जहर से हुई थी। किसी ने उस जहर को उसके मेकअप के साथ मिला दिया था, मगर उसे किसने और कैसे मिलाया था इसका कुछ पता नहीं चलता। तभी अशोक और रजिया की बैक स्टोरी बताई जाती है। अशोक जब आर्मी में था तो अपनी जान को दांव पे लगाकर उन्होंने 6 लोगों को बचाया था। दूसरी तरफ रजिया गरीब बच्चों को डांस सिखाया करती थी। वो एक मुस्लिम थी और वो बच्चों को भारतनाट्यम सिखाया करती थी, जो कि लोगों को पसंद नहीं आता था। वो मुस्लिम होकर के भारतनाट्यम सिखा रही है, इसके चलते हिंदू मुस्लिम का भेदभाव करके उसके डांस क्लास को बंद करा दिया गया था। यहाँ पर दोनों के बीच एक सिमिलैरिटी थी। अशोक ने आर्मी में अपने कुछ अच्छे काम किए थे, मगर खुद का बेटा उसकी तारीफ नहीं किया, कभी उसकी तारीफ नहीं की, उसकी इज्जत की। दूसरी तरफ रजिया गरीब बच्चों को पढ़ाती थी, उसको डांस सिखाती थी, ना कोई फीस लिए। एक मुस्लिम होते हुए भी उसने बिना कोई भेदभाव किए भारतनाट्यम में इंटरेस्ट दिखा के बच्चों को भारतनाट्यम सिखा रही थी। उसके टैलेंट का और उसको हेल्पिंग नेचर को किसी ने नहीं पहचाना, किसी ने उसकी तारीफ नहीं की, उल्टा उसका डांस क्लास बंद करवा दिया। तभी नंबी को उस आरडीएक्स और साइनाइड के सप्लायर का पता चल जाता है। एक गैंगस्टर का भाई होता है और नंबी उसे पकड़ लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। वो कन्फेस करता है उसने ही अलगार को गन्स और साइनाइड आरडीएक्स सभी सप्लाई किया था। अलगार ने उसे कीमत से ज़्यादा पैसे ऑफर किए थे, जिसके चलते उसने उससे कुछ पूछा नहीं था। और वो बताता है उसको और 2 केमिकल चाहिए था, वो उसके पास मौजूद नहीं थे, यानी कि वो और 2 लोगों को जहर से ही मारने वाला है। शाम होती है और इस पर सभी को टेलीग्राम में एक वीडियो आता है। वो अपने अगले शिकार के बारे में बताता है। अगर उससे पहले वो लोगों से बताना चाहता है ये सब वो खुद अकेले नहीं किया, कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जिसके चलते उसने जो टेलीफोन बोत में जो बॉम्ब लगाया था उसका एक वीडियो को भी दिखाता है, लोगों को यकीन दिलाने के लिए। उसके बाद वो अपने अगले शिकार का नाम युवराज बताता है। सभी लोग युवराज का पता लगाने में जुट जाते हैं। पता लगाते लगाते 11 बज जाते हैं, मगर किसी भी मरने की खबर नहीं आती। सबको लग रहा था इस बार उसका प्लान फेल हो चुका है। बिकॉज उसका सीनियर ऑफिसर उसे अरेस्ट करने के लिए उसके घर भेज देता है। दूसरी तरफ उस गैंगस्टर को के भाई को नंबी ने गिरफ्तार किया है। भी वो अपने लोगों को उस पर नजर रखने कहता है, आने पर उसको मार सके। कभी हमें युवराज को दिखाया जाता है जो कि एक सी डाइवर है। वो अंडर वाटर डाइविंग करता है, समंदर को साफ रखने के लिए हमेशा प्रोटेस्ट किया करता है। इस बार वो जब अंडर वाटर डाइविंग कर रहा था तो अचानक उसकी मौत हो जाती है। पुलिस को फोन लगाकर बता देता है। ये अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचता है। डॉक्टर कहता है उसकी मौत दम घुटने से हुई है। हम भी पूछता है उसने ऑक्सीजन सिलेंडर पहना था। यो एक्सप्लेन करता है सिलेंडर के अंदर सिर्फ प्योर ऑक्सीजन भरा था। प्योर ऑक्सीजन भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्लान किया गया था। इस बार रंबी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो फिगर आउट करने लगता है इस मर्डर्स और लंबी के अलगर के अनपब्लिश्ड बुक के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। भी उस बुक का नाम लिखता है आर्यन। यहाँ पर पता चलता है अभी तक उसने जिसी को भी मारा है उसका पहला अक्षर इस बुक के किताब के अल्फ़ाबेट से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आर्यन का ए पहला अक्षर अलगर हो गया और दूसरा भी ए है जो कि अशोक था, तीसरा आर जो कि रजिया थी। भी वो और एक चीज़ नोटिस करता है, जो भी मरा है वो अपने शेड्यूल में हमेशा हमेशा अपने शेड्यूल को फॉलो किया करते थे। जैसे कि अशोक हर 2 दिन अपने बेटे को कॉल करके अपनी पोती से बात किया करता था। रजिया जब वो स्टेज पर परफॉर्म करने जाती थी तब उतना ही वो मेकअप किया करती थी।
और युवराज डीप डाइविंग किया करता था, जिसके चलते सिलेंडर को कैरी किया करता था। यानी कि अलगार ने बहुत सालों से उनका रूटीन को फॉलो किया था। तभी कमिश्नर साहब पूछते हैं वो हैकिंग कैसे कर रहा है, और एक अल्फ़ाबेट में बहुत सारे नाम होते हैं, कैसे क्रैक करेंगे। तभी हमें फैमिली मैन के चिल्लम सर को दिखाया जाता है। सॉरी, ये फैमिली मैन का क्रॉसओवर नहीं है, जस्ट मैन मूवी में जो चिल्लम सर का कैरेक्टर को प्ले करते हैं उन्हें यहाँ पे दिखाया जाता है, जो कि उन्हें टेक्निक सपोर्ट के लिए होते हैं। खैर, वो बताते हैं शायद उसने थन नाम का सर्वर को यूज़ किया होगा, क्योंकि इस सर्वर पर एक बार सेट कर दिया तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक चेस होने लगते हैं। तभी नंबी को अलगर का एडवोकेट का कॉल आता है। वो अलगर के रॉयल्टी के नॉमिनेशंस के बारे में बताता है। उनमें संस्थानों के नाम होते हैं, यानी कि एनजीओस के नाम होते हैं, जैसे कि पीस केयर फंड, गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, आर्मी वेलफेयर फंड, टीचर वेलफेयर फंड। सभी संस्थानों के नाम होते हैं। इससे पता चलता है उसने अभी तक जिसको भी मारा था उनके रिलेटेड ही एनजीओस में उन्हें नॉमिनेशन किया था। अशोक के लिए आर्मी वेलफेयर फंड, रजिया के लिए टीचर्स वेलफेयर फंड, और युवराज के लिए ग्रीनफील्ड एनवायरनमेंट फंड्स। इन सब से वो फिगर आउट करता है उसका अगला टारगेट या तो डॉक्टर्स के फील्ड से होगा या तो वुमेन एक्टिविटीज़ के ग्रुप से होगा। उसी वक्त टीवी पर अलगर विक्टिम का नाम अनाउंस करता है। ये अगले विक्टिम का नाम आशा बताता है। बी और उसकी टीम आशा का पता लगाने में जुट जाती है। तभी आशा का पता चल जाता है वो एक नर्स होती है। उसने और उसके पति ने कोविड के उसके हस्बैंड ने कोविड के टाइम पे लोगों की बहुत मदद की थी और लोगों का इलाज किया था, जिसके चलते उसके हस्बैंड भी इन्फेक्टेड हो गए थे और उनकी मौत हो चुकी थी। जिसके चलते उसके पड़ोस के लोग उसका जाग छुड़वा कर उसे अपने घर में कैद करवा देते हैं, और उसका हस्बैंड की कंपनसेशन का अमाउंट भी उसे नहीं मिलता है। नंबी समझ जाता है यही उसका अगला शिकार है और उसके घर की तरफ निकल जाता है। फिर वो घर पर नहीं होती तभी इसको पता चलता है वो अपने हस्बैंड के ग्रेव पर गई है। दरअसल उसके हस्बैंड का डेथ एनिवर्सरी होती है, जिसके चलते वो उसके ग्रेव पर गई होती है। फिर तुरंत वहाँ जाता है और देखता है आशा अपने हस्बैंड के ग्रेव पे कैंडल जला रही है। नंबी आशा से कहता है आपकी जान को खतरा है, आपको हमारे साथ चलना होगा। और वो आशा को कार में बिठाकर वापस अपनी बाइक चालू करने ही वाला होता है तो नोटिस करता है उसके हाथ पे खून लगा है। तुरंत पास आगे देखता है आशा भी मर चुकी है। मीडिया वाले नंबी को बुरा भला कहते हैं और पूरा इल्जाम उसी पर डालते हैं। पुलिस को नाम पता हुए वो भी उसको बचा नहीं पाए। नंबी पूरी तरह से टूट जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसकी वाइफ उसे कॉल करती है और उसे समझाती है। वो कहती है कोई कुछ भी कहे मगर वो जानती है वो अपने काम को लेकर कितना पैशनेट है। अगले दिन सफाई करने वाली एक महिला को टेबल के नीचे कवर में लपेटा हुआ मोबाइल मिलता है। नंबी और उसकी टीम उसे देखने लगते हैं। उसमें प्रे लोडेड वीडियो रहता है। उस वीडियो में अगर अगले विक्टिम का नाम बताता है, वो कहता है उसका नाम यन से शुरू होगा। तभी वो कहता है नंबे सर, यानी अलगर अलगर को पहले से ही पता था वो केस नंबी ही लीड करेगा। उसकी टीम को लगता है अलगर के विक्टिम की लिस्ट में अगला नाम नंबी का ही है, मगर नंबी इसे मानने से इनकार करता है। वो कहता है मैंने कभी कोई एनजीओ के लिए काम ही नहीं किया या कोई सोशल एक्टिविटी मैंने कभी नहीं की, मगर वो अपने कॉलेज के टाइम पे एक सोशल एक्टिविस्ट था। तभी वो कहता है ये शायद हमें भटकाने के लिए है, शायद उसका अगला टारगेट कोई वुमेन एक्टिविस्ट हो सकता है। तभी उसका बॉस कहता है फिर भी तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। तभी चिल्लम सर कहते हैं इस वीडियो का फ्रेम बाकी वीडियो से अलग है और इस वीडियो का फ्रेम थोड़ा वाइड लग रहा है। तभी नंबी नोटिस करता है इस वीडियो में एक टेबल पे नोटबुक रखा हुआ है। तभी वो एविडेंस रूम में जाता है और उस आधी जली हुई नोटबुक को निकालता है तो अलगर के दर से मिली थी। उसे चेक करने लगता है। जैसे ही लेटेस्ट से थोड़ा गर्म करता है उसके अंदर एक मैप दिखाई देता है, जो कि अलगर के घर का मैप था। उससे एक सीक्रेट रूम अंडरग्राउंड के बारे में पता चलता है। तभी वो पता करने के लिए अलगर के घर जा रहा होता है। रास्ते में दरगाह के बीच एक जुलूस जा रहा होता है, लोगों की भीड़ जमा होती है। फिर से उस गैंगस्टर के लोग देख लेते हैं। लोगों के मोबाइल में मैसेज आना शुरू हो जाता है अगला नंबर तुम्हारा होगा, अगला नाम तुम्हारा है। जिसे ही देखते ही पब्लिक हैरान हो जाती है और नंबी को घेर लेती है। इस भीड़ का फायदा उठाकर उस गैंगस्टर के गुंडे नंबी पर हमला करते हैं। उन सबको मार के अलगर के घर पहुंच जाता है। पूरा घर ढूंढने के बाद में उसको बेड के नीचे एक रास्ता मिलता है। वो अंदर बेसमेंट में जाता है और जाते ही उसे एक ग्लास के पेटी में ट्रैप कर लिया जाता है। यानी जैसे ही वो अंदर एंटर होता है वो एक ग्लास के बॉक्स में ट्रैप हो जाता है। तभी उसके सामने एक फाइनल वीडियो प्ले होता है। अलगर नंबी का स्वागत करता है और उसे अपने स्टोरी का हीरो बताता है और वो सब कुछ बताने लगता है ने कैसा प्लान किया था, कैसा एग्जीक्यूट किया है।
ये पता था सफाई करने वाली औरत कुछ दिन छुट्टी के बाद जब वापस काम पर जाएगी तो हर मूले मूले में साफ करेगी। और अशोक हर 2 दिन में एक बार अपनी पोती से बात किए बिना नहीं रह सकता और वो उसी टेलीफोन बूथ पे जाकर कॉल करेगा। सब कुछ बताता है मगर वो नंबी उसका अगला शिकार है या नहीं ये नहीं बताता। तभी उस गिलास के बॉक्स में पानी भरने लगता है। कुछ देर में पूरी तरह से पानी भर जाता है। नंबी किसी भी तरह अपने आप को वहाँ से निकाल लेता है। तभी उसकी टीम वहाँ पहुँच जाती है। ये टीम को किसी ने बताया था एक नलिनी नाम की ट्रांसजेंडर एक हफ्ते से गायब है। नंबी कहता है ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर उसे मुझे मारना होता तो इस तरह का खोखला ग्लास से बॉक्स नहीं बना था। कुछ तो यहाँ पे मिसिंग है। तभी उसका साथी बहुत आता है। उन्हें पता चला है एक ट्रांसजेंडर जिसका नाम नलिनी है वो एक हफ्ते से मिसिंग है। तभी वो नीचे फ्लोर को नोटिस करता है वहाँ पे कुछ अजीब सा खोखलापन महसूस हो रहा है। और नीचे प्लेट से ऐसा कुछ रहता है उसको उठाकर देखता है। नलिनी वहाँ पे अंदर रहती है। उसे सिर्फ ऑक्सीजन पे रखा गया होता है। तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। नंबी बताता है हमने आखिरी विक्टिम को बचा लिया। तभी एक रिपोर्टर पूछता है इस सब के पीछे अलगर का क्या मकसद था। उसने ये सब अटेंशन पाने के लिए किया अपने अपने लिए नहीं। उन हीरोज़ को अटेंशन दिलाने के लिए जिन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किया मगर कोई भी उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया। कोई भी उनकी इज्जत नहीं की। जैसे कि अशोक ने आर्मी में 6 लोगों की जान बचाई मगर उसका खुद का बेटा उसकी कभी इज्जत नहीं की। रजिया गरीब लोगों के बच्चों को फ्री में डांस सिखाया करती थी। बिना हिंदू मुस्लिम का भेद किए सभी को इक्वल ट्रीट करती और सबको सिखाया करती। मगर उसके इस अच्छे बर्ताव की कोई रिस्पेक्ट नहीं किया। उल्टा उसका डांस क्लास को बंद करवा दिया गया। और आशा अपने हस्बैंड के साथ मिलकर लोगों का कोविड के टाइम पे उनकी हेल्प की उनकी मदद की उनका इलाज किया। मगर वही लोग उसके जॉब छीन लिया और उसको अपने घर में कैद करवा दिया। अलगर ने लोगों पर इन सब का अटेंशन लाने के लिए ये सब किया मगर उसका तरीका बिल्कुल गलत था। बिल्कुल सही। इसके बाद नंबी अपनी टीम के साथ बैठा हुआ होता है। तभी उसका साथी साथी उसे एक नोटबुक देता है जो कि उसे अलगर के घर से मिला था। जिसमें लिखा था अलगर सालों से पर नज़र रखा हुआ था। उसने उसे अपने कहानी का हीरो बना लिया था। यानी उसका लास्ट विक्टिम नंबी ही था। तो इसका मतलब ये है ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसे देखने के बाद नंबी का चेहरा उतर जाता है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये था आर्यन मूवी का एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई हो। तो चलिए फिर मिलता हूँ बहुत जल्द किसी और वीडियो के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन बाय।